वेलकम टू फाइनल क्लासेस। हम लोग 10th क्लास का 5वां इकाई ज्योग्राफी, ये केवल 10th में है, इसका 8 से कोई लेना देना नहीं है। बिहार कृषि एवं वन संसाधन, इसको समझने के लिए आपको बिहार का नक्शा अपने दिमाग में लाना है। बिहार के 38 जिले आपको पते होने चाहिए कि कहाँ है, तब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो ये चैप्टर समझना थोड़ा मुश्किल होगा, रटना पड़ जाएगा। तो चलिए हम बिहार के बारे में, बिहार के वासी होकर बिहार के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है। बिहार की कृषि, बिहार की 80% जनसंख्या, देश की 54% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जबकि बिहार की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यानी बिहार का मूल उद्योग के तौर पे कृषि ही है। 2005-06 की ये जनगणना की बात है। यहाँ कुल कृषि का भूमि का लगभग 60% है। यहाँ कुल कृषि भूमि लगभग 60% है। 40% में बाकी सारे सड़क शहर सब आता है, 60% खेती होता है। प्रमुख कृषि फसलें की बात करें तो यहाँ जो हिंदी महीने हैं, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस, उसमें हिंदी महीने के अनुसार भादो में भदई फसल, जो कि मूल रूप से जून जुलाई में बुआई होता है और मई जून में बुआई होता है और अगस्त सितंबर में उसकी कटाई होता है। और इसमें जो मूल फसलें हैं जो बिहार में रोपी जाती है वह धान, मकई, ज्वार, बाजरा, जूट, सब्जी। वहीं अगर देखें अगहनी फसल, जो अगहन के महीने में बोया जाता है, या कह सकते हैं जून और अगस्त के बीच में बोया जाता है, उस और नवंबर और दिसंबर में कटाई की जाती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, अरहर, ये सब हैं। रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और ये अप्रैल से मई के बीच में कटाई होता है, जैसे गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन। और गर्मा फसल जो ग्रीष्म ऋतु में खास तौर पे जून महीने में कटाई होती है और ग्रीष्म मार्च उर्च में या फरवरी मार्च में बुआई होती है, जैसे धान, सब्जियां, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लीची, ये सब इस फसल के अंतर्गत आते हैं। तो बिहार में 4 प्रकार के फसल हैं। पहला भदई फसल, अगहनी फसल, रबी फसल और गर्मा फसल, जो कि इंग्लिश महीने में थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, हिंदी महीने से आसानी से याद हो जाएगा। कौन कौन सा फसल था? भदई भादों में, मतलब खूब वर्षा होती है तब, अगहन, रबी और गर्मा। आगे है प्रमुख खाद्य फसल। तो बिहार में प्रमुख खाद्य फसल धान है, जो राज्य के लगभग सारे भागों में होता है। और प्रमुख उत्पादक पश्चिमी चंपारण, मतलब पश्चिमी चंपारण में सबसे अच्छा धान होता है, और रोहतास में होता है और औरंगाबाद में होता है। ये 3 जिला ऐसा है जहाँ पे धान की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है। और वहीं अगर देखें गेहूँ, तो गेहूँ भी राज्य के सभी जिलों में होता है, परंतु सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रोहतास में होता है। अब आप देखिए, रोहतास में धान भी होता है और गेहूँ भी होता है, खूब होता है। क्यों होता है? तो इसके पीछे चूँकि बिहार में जो सबसे ज़्यादा नहरों का जाल है वो रोहतास में है, इसलिए वहाँ सिंचाई की सुविधा सबसे ज़बरदस्त है, इसलिए वहाँ पे धान गेहूं की फसलें अच्छी होती है। दलहन, प्रमुख उत्पादक पटना, औरंगाबाद और कैमूर। पटना के टाल क्षेत्र में दाल का प्रयोग होता है, मोकामा के तरफ है, ठीक है। तो औरंगाबाद और कैमूर ये जगहों पे क्या होता है? दलहनी फसल। मक्का का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये कोसी बेल्ट कहा जाता है। तो वहाँ पे चूँकि कोसी का प्रकोप होता है तो वहाँ मक्का रोप दिया जाता है, चूँकि मक्का का वृक्ष ऊंचा ऊंचा होता है, तो उसमें अगर एकाठे होना पानी भी हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तिलहन प्रमुख उत्पादक पश्चिमी चंपारण, उसके अलावा है बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा, ये सभी जगहों पे क्या होता है? तिलहन की खेती होती है। किसकी? तिलहन की खेती होती है। अब है प्रमुख व्यावसायिक फसलें, मतलब जिसको रोपते हैं किस लिए? ताकि उसको बेच के हम क्या कमा सकें? फायदा कमा सकें। जैसे गन्ना, तो ये पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, ये 3 जगहों पे क्या होता है? गन्ना होता है। तो जब आप इस टाइप के चीज़ें क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप उन जिलों को अपने माइंड में बिहार के फिगर में देखने की कोशिश करें। पश्चिमी चंपारण किधर है? सबसे कोना में ऊपर देखिएगा, ठीक है।
गोपालगंज उसी के बगल में है। और उसके बाद क्या है, पूर्वी चंपारण। जूट कहाँ कहाँ होता है, पूर्णिया में, कटिहार में, मधेपुरा में, किशनगंज में, सहरसा में, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सभी जगह पे क्या होता है, जूट होता है। चूंकि ये सारे जगहों पे लगभग 4 महीने पूरी तरह से जलमग्न रहता है। तंबाकू की खेती कहाँ होती है, समस्तीपुर, सबसे ज़्यादा तंबाकू उपजाया जाता है, खैनी की खेती होती है। वैशाली, पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और गया के दियारा क्षेत्र में, मतलब गया के आसपास भी तंबाकू की खेतियां होती है। सब्जियां एवं फल एवं मसाले, तो पटना में सब्जियों के लिए फेमस है, पटना के आसपास का क्षेत्र। नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, ये सभी जगहों पे सब्जियां की खेती होती है और व्यापारिक फसलें इसे मानी जाती है। आगे कृषि की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है, तो पहला तो है मिट्टी का कटाव एवं उर्वरता की कमी। हम क्या कर रहे हैं कि मिट्टी को जब काटते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, मिट्टी का जो ऊपर से कटाव बाढ़ के कारण, धूल के, हवा के कारण जो होता है, तो इस कारण से भी हमारा क्या होता है। दूसरा है घटिया बीजों का प्रयोग, इससे भी खेती कम होती है, उत्पादकता कम हो जाती है। खेतों का छोटा छोटा आकार, चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है और उनके बीच में जो खेतों का बंटवारा होता है तो बहुत छोटा छोटा, किसी को 5 कट्ठा, किसी को 10 कट्ठा, अब वो अच्छा तरीके से खेती कर नहीं पाता है। अशिक्षित और रूढ़िवादिता किसान, अशिक्षित और रूढ़िवादिता आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ही जैसे दादाजी खेती कर रहे थे वैसे ही पिताजी करेंगे, वैसे ही पोताजी करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रूढ़िवादिता मतलब एक से दूसरा सीखता है, कोई नया साइंटिफिक तकनीक का प्रयोग खेती करने में बहुत धीरे करता है, इस कारण से भी यहाँ खेती कम होती है। दूसरा अगला है बाढ़ एवं सिंचाई की समस्या। उत्तरी बिहार को अगर देख लें तो ये बाढ़ से प्रभावित है और दक्षिणी बिहार को सिंचाई के लिए सही से प्रबंध नहीं है, तो इसलिए भी ये क्या है कि हमारा खेती की समस्याएं बनी हुई है। नवीन तकनीक एवं यंत्रों का कम उपयोग, यहाँ पर ही हम टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत कम करते हैं। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हम सब बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक, तो इससे क्या होता है, फसल की गुणवत्ता में या फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। अब कृषि कैलेंडर, वर्ष भर विभिन्न फसल ऋतुओं के अनुसार खेती अलग अलग फसल के लिए तैयार करना कृषि कैलेंडर कहलाता है। जैसे अभी अभी हम लोग देखे थे अगहन फसल, फाल्गुनी फसल, गर्मा फसल, तो ये जो है वो कृषि कैलेंडर के अंतर्गत है। आगे बिहार के जल संसाधन, तो बिहार में जल का विशाल भंडार इसकी धरातलीय स्रोत है और धरातल में अंदर जल किससे जाता है, तो नदी से, तालाब से जाता है। भूमिगत स्रोत है कुआं, नलकूप, हैंडपंप, इससे हम जल निकासित करते हैं। जल संसाधन का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो सबसे पहले तो जल संसाधन का मूल प्रयोग है सिंचाई, दूसरा है गृह कार्य और तीसरा है औद्योगिक कार्य क्षेत्र। सिंचाई के लिए हमारा 40% हिस्सा नहरों पे आश्रित है, 40% हिस्सा। उसके बाद सिंचाई के लिए नदी घाटी परियोजनाएं भी हमारे काम करते हैं। नलकूप मतलब भूमिगत जल का दोहन करके, तो नलकूप, कुआं से मात्र 2%, तालाब से 9% और नलकूप से 38% के आसपास जल हमें मिलता है। अब है कि कौन कौन सा नहर बिहार में है, तो सोन नहर। सोन नहर क्या है, बिहार की पहली आधुनिक सिंचाई परियोजना है जो सिंचाई करने के लिए कहाँ कहाँ किस किस जिला को फायदा पहुँचाता है, पटना जिला, भोजपुर जिला, गया, जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद क्षेत्र में जलों की पूर्ति करता है। कौन सा नहर, सोन नहर। और इसकी निर्माण कब हुआ था, 1874 ईस्वी में डिहरी पर निर्मित है। ये कब निर्माण हुआ है, डिहरी ऑन सोन नाम है उस बांध का, तो डिहरी में इसका निर्माण हुआ था। आगे सारण नहर, गोपालगंज प्रखंड में 1880 में सारण नहर का निर्माण हुआ था। ढाका नहर, ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर ढाका नहर है। वहीं त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में 1903 में बनाया गया था। गंडक नदी, गंडक नहर वाल्मीकि नगर के पास बांध बनाकर
तिरहुत एवं सारण नहर का निर्माण, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों को इससे पानी मिलता है। वहीं कोसी नहर, ये हनुमान नगर के पास बांध बनाकर नहरों का निर्माण किया गया और इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और दरभंगा को जल मिलता है। अगर देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नहरों की व्यवस्था की गई है वो अंग्रेजों द्वारा ही की गई है। ठीक, मतलब आज़ादी के पहले ही हुआ है, आज़ादी के बाद सिंचाई पे बहुत कम काम हुआ। हम लोग हैंडपंप की ओर भागे, नहरों की ओर नहीं, नदियों के जलों का प्रयोग के लिए नहीं सोचे। आगे सिंचाई, तो सिंचाई क्या होता है, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी में नलकूप द्वारा, कुआं के द्वारा कहाँ होता है, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद में क्या होता है, कुआं के द्वारा। और तालाब के द्वारा कहाँ होता है, मधुबनी और नालंदा में मूल रूप से सिंचाई होती है। अब है नदी घाटी परियोजनाएं कि सोन नदी, गंडक नदी परियोजना और कोसी नदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोन नदी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। सोन नदी बिहार की सबसे पुरानी परियोजना, इसका 1874 में विकास हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई कार्य। इंद्रपुरी बांध का निर्माण, सोन नदी परियोजना के अंतर्गत इंद्रपुरी में क्या किया गया, बांध बनाया गया। डेहरी एवं बारून में जल विद्युत उत्पादन गृहों की स्थापना की गई है। वहीं गंडक नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना वाल्मीकि नगर के पास जलाशय निर्माण और भैंसा लोटन में बांध का निर्माण, और मुख्य उद्देश्य इसका भी क्या है, सिंचाई है। वाल्मीकि नगर से थोड़ा पूरब जल विद्युत केंद्र का विकास किया गया है। वहीं कोसी नदी 1955 में बना है, मतलब ये आज़ादी के बाद बना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नदी के बदलते मार्ग को रोकना, और हनुमान नगर के पास बैराज बनाया गया जिसको नेपाल बैराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंचाई कार्य के लिए नहरों का निर्माण एवं 1963 ईस्वी में कोसी बैराज या कोसी बैराज भी कहते हैं, पूर्वी कोसी नहर पर जल विद्युत उत्पादन गृह का निर्माण किया गया। अब है नदी घाटी की परियोजनाएं, तो कुछ और भी है, जैसे दुर्गावती जलाशय परियोजना, जिसमें क्या है कि मुख्य उद्देश्य इसका था कि कैमूर और रोहतास जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र को सिंचित करना। ठीक है, और बाढ़ नियंत्रण को गौण उद्देश्य था। दूसरा था चेनारी प्रखंड में करमचाट के पास इस नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई गई। ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना, तो मुंगेर एवं लखीसराय के क्षेत्रों में सिंचित करना एवं बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संवर्धन गौण उद्देश्य। वहीं बागमती परियोजना के अंतर्गत क्या था, सीतामढ़ी जिलों में रामनगर के निकट बांध का निर्माण। वहीं मुख्य उद्देश्य क्या था, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नदी कटाव रोकना, जल निकास एवं पर्यावरण संवर्धन। तथा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद क्या है, बरनार जलाशय परियोजना। इसमें क्या होता है, जमुई जिले में बरनार नदी पर बांध बनाकर सिंचाई का कार्य किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन संसाधन की। बिहार में वन की स्थिति क्या है, ये तो था जल की स्थिति, उसके पहले था कृषि की स्थिति, अब है वन की स्थिति कि बिहार में वन संसाधन का क्या हाल है। तो बिहार में मूल रूप से दो प्रकार के वन हैं, आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा है शुष्क पतझड़ वन। अगर हम देखें इसके क्षेत्र, तो दक्षिणी पहाड़ी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में ये आर्द्र पतझड़ वन मिलते हैं। एवं मुख्य वृक्ष इसमें कौन कौन सा होता है, साल, कौन कौन सा वृक्ष, साल, शीशम, बांस, सबई घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, केंदू, गुल्लर, अमलतास, गमहार और करंज नामक वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें, आर्द्र पतझड़ वन में। वहीं शुष्क पतझड़ वन मूल रूप से पूर्वी मध्यवर्ती एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में। अब दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र बिहार में आप सोच के देखिए किधर होगा। मुख्य क्षेत्र इसमें क्या क्या मिलते हैं, खैरा, बहेरा, पलास, महुआ, अमलतास, शीशम, नीर और हर्रे के पेड़ मिलते हैं। वन एवं वन्यजीव संरक्षण कि इसके लिए क्या है, वन एवं वन्यजीव, तो बिहार में मात्र 6.87 भौगोलिक क्षेत्र पर, मतलब लगभग 7% तीर खींच के, ठीक, वन का विस्तार है। वन वृद्धि के लिए वनारोपण, समुदाय आधारित वन प्रबंधन,
संरक्षण योजना, सामाजिक वानिकी तथा व्यावसायिक वानिकी पर जोर दिया जाता है। वहीं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, कौन सा? पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान। वहीं बेगूसराय का मंझौला एवं कांवर झील, दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान प्रसिद्ध है। किसके लिए ये प्रसिद्ध है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। वहीं कुछ प्रयास किए गए कि तिरुमित्र, प्रत्युष, मंदार नेचर क्लब, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में कार्यरत है। बिहार में 1% से कम भूमि पर वन वाले जिले सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा, इतना जो जिला है यहाँ पे तो जंगल की स्थिति और खराब है। मात्र 1% जंगल है, इसलिए ये सब जगहों की वायु क्या है? बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। अब है बिहार की खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात कर लेते हैं। अभी हम लोग बात किए क्या? वन्य संसाधन। आप गौर से देखिए ये चैप्टर आपको कैसे पढ़ा रहा है। सबसे पहले आपका जो इकाई था वो ऐसे था, संसाधन, मृदा संसाधन मतलब कृषि संसाधन या कह सकते हैं वन्य संसाधन, शक्ति संसाधन, ये भारत के बारे में था। इस पूरे चैप्टर में क्या है? हर एक संसाधन का बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या हाल है ये आपको दिखाया जा रहा है। तो ये चैप्टर बिहार की अति से बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप बाद में जाके बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें आपको इस चैप्टर से जबरदस्त क्वेश्चन आता है बिहार के बारे में। यानी ये चैप्टर आप जितना कंठस्थ कीजिए, आगे जाके कंपटीशन में, खासतौर पर बिहार के कंपटीशन के लिए आपको ये चैप्टर जबरदस्त करना पड़ेगा, इसकी तैयारी। आगे, बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो खनिज संपदा की उपलब्धता किस क्षेत्र में आर्थिक विकास का सूचक है कि वहाँ पे कितना खनिज मिलता है, उसी से ये पता चलेगा कि ये देश जो है, मतलब ये राज्य जो है वो कितना विकसित है। बिहार में देश की खनिज का मात्र 1% भंडार से भी कम है, मतलब बिहार खनिज के मामले में सबसे कंगाल है। ठीक है। बिहार की चूना पत्थर, बिहार में क्या मिलता है? चूना पत्थर और पायराइट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बिहार के खनिज, तो बिहार में धात्विक खनिज हैं, बॉक्साइट जो जमुई बांका जिले में है, मैग्नेटाइट पहाड़ी क्षेत्रों में है, और सोना, बिहार में सोना भी मिलता है, परंतु कहाँ मिलता है? तो दक्षिणी बिहार की नदियों के बालू में सोना मिलता है। अब वो सोना मिलता है कि लोग कान में से खोल खोल के जो दहा देता है वहीं सोना रहता है, ये तो बाद में फैसला करल जाएगा। ठीक, आगे आध्यात्मिक खनिज। तो आध्यात्मिक खनिज में चूना पत्थर जो कैमूर और रोहतास में मिलता है, अभ्रक नवादा जमुई बांका में मिलता है, डोलामाइट कैमूर और रोहतास में मिलता है, सिलिका सैंड मुंगेर में मिलता है, पायराइट आमझोर पहाड़ियों में रोहतास और कैमूर में मिलता है, क्वार्टज जिससे कांच बनता है गया नवादा और मुंगेर बांका में बनता है, चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर बांका में मिलता है, ग्रेफाइट मुंगेर और रोहतास में मिलता है, सलेट जिससे सलेट बनता है लखीसराय और मुंगेर में मिलता है। गंगा की द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संभावना है कि गंगा के द्रोणियाँ, मतलब द्रोणी होता है कि एक नदी जा रहा है और यहाँ से जो धाराएं फूटती है, तो इसके आसपास कहीं ना कहीं हो सकता है कि जहाँ से धाराएं फूट रही है, जो गंगा नदी से निकल रही है, ठीक, वहाँ पे हो सकता है क्या हो? तेल हो। तो गंगा की द्रोणी में तेल मिलने की संभावना है, चूना संभावना है, ये मिल रहा नहीं है। ठीक, तो ये नहीं कि गंगा में तेल मिलता है, ऐसा नहीं, संभावना है कि हो सकता है मिले, परंतु अभी मिला। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। ये पूछा जाता है कि सीमेंट उद्योग में किसका उपयोग होता है? तो चूना पत्थर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊर्जा संसाधन की। बिहार में ऊर्जा की स्थिति क्या है? तो सबसे पहले बिहार की अगर ऊर्जा की स्थिति की बात करें तो ऊर्जा स्रोतों को हम दो टुकड़े में बांटते हैं। एक परंपरागत स्रोत जो मतलब हमारे दादा परदादा सब यूज कर रहे थे, और एक गैर परंपरागत जो वो यूज करना नहीं जानते थे, हम लोग कर रहे हैं। तो परंपरागत में कौन कौन सा है? तापीय ऊर्जा संयंत्र। तापीय माने कोयला को जला के विद्युत पैदा किया जाता है। तो कहाँ कहाँ है? कहलगाम भागलपुर में, कांटी मुजफ्फरपुर में, बरौनी बेगूसराय में, नबीनगर औरंगाबाद में, और बाढ़ पटना में। ठीक, ये तापीय विद्युत संयंत्र है। आगे है, ये नया खुला है बाढ़ के पटना में। आगे है जल विद्युत। 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम का गठन हुआ। इसका कार्यरत क्या था? डेहरी के रोहतास में
बारून, औरंगाबाद और वाल्मीकि नगर यहाँ पे जल विद्युत के लिए बनाए गए हैं। उसके अलावा कलेर अरवल में, अगनूर बगहा पश्चिमी चंपारण में, ओबरा औरंगाबाद में और तेजपुर डेहरी रोहतास में। गैर परंपरागत स्रोत तो बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं और संभावित 92 स्थानों पर की पहचान की गई है कि यहाँ पे ये सारे ऊर्जा के स्रोत बनाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। बिहार उद्योग एवं परिवहन, बिहार के उद्योग, बिहार सरकार के सर्वेक्षण रिपोर्ट, बिहार सरकार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 262 औद्योगिक इकाइयां हैं, मतलब फैक्ट्रियां हैं। इसमें सर्वाधिक केंद्रीकरण है, मतलब सर्वाधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, केंद्र की सहायता से चल रहा है। वो कितना है, 38%। पटना प्रमंडल में है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है, पटना में ही है। ठीक है, आगे 2001 से 2 के तीसरे अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना में बिहार का कुल 72.6 हजार अस्थायी रूप से निबंधित लघु इकाइयाँ थी। भारत की पहली चीनी मिल डचों द्वारा बनाया गया था, मतलब वो अंग्रेज से पहले बनाया गया था। कब, 1840 में बेतिया में स्थापित किया गया था। और बिहार के उद्योग, तो जितने भी उद्योग हैं बिहार में सब हैं कृषि आधारित। गैर कृषि आधारित उद्योग भी हैं कुछ कुछ, परंतु खनिज आधारित उद्योग की कमी है। और वन आधारित उद्योग भी हैं, परंतु पर्यटन उद्योग के मामले में बिहार धनी है। आगे कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन है, चीनी उद्योग। तो 2006-07 में चीनी मिलों की संख्या राज्य में 9 थी। ठीक है, और चीनी का कुल उत्पादन कितना होता था, 4.52 मीट्रिक टन होता था। और अधिकतर चीनी मिल किधर है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, उत्तरी बिहार में है। ठीक है, तेल उद्योग यानी तेल मिलें पटना में, गया में, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, भागलपुर में तेल उद्योग है। जूट उद्योग, राज्य में जूट के कारखाने कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा जिला में है। ये आपको अब ये सब कहाँ मिलेगा कि ये सब नाम को अगर आप याद करना चाहते हैं तो पटना बस स्टैंड जाइए, आपको ये सारे मिल जाएंगे नाम सुनते हुए। तंबाकू उद्योग, तंबाकू आधारित बीड़ी एवं सिगरेट के कारखाने राज्य में विकसित हैं। ठीक है, शराब बंद हो गया है परंतु तंबाकू अभी चालू है। मुंगेर के दिलावरपुर में सिगरेट कारखाना है, दिलावरपुर में क्या है, सिगरेट कारखाना है। और बीड़ी निर्माण कारखाने मुंगेर के झाझा, गया, पटना, लखीसराय। ठीक है, ये सभी जगह पे क्या बनता है, बीड़ी बनता है। आगे चावल, दाल, आटा मिल उद्योग, तो धान से चावल बनाने की मिलें भोजपुर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, रोहतास तथा उत्तरी तराई क्षेत्रों में है। वहीं अगर देखें तो दलहन मिलें बाढ़, मोकामा, बरबीघा, शेखपुरा, पटना बिहार शरीफ में मौजूद है। वहीं देखें गेहूं में आटा, तो गेहूं से आटा बनाने की मिलें पटना, गया, जहानाबाद, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर जिलों में स्थित है। आगे है गैर कृषि आधारित उद्योग, तो गैर कृषि आधारित उद्योग कौन है, चर्म उद्योग। ये अलग बात है कि योगी जी जैसे लोग आके ये चर्म उद्योग बंद कर दिया है, ठीक, जिसका असर कुछ कुछ पड़ रहा है बिहार पे भी। अधिकांश चर्म उद्योग पटना, कटिहार, औरंगाबाद, बेतिया, मोकामा और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में है। चर्म शिल्प उद्योग बेतिया, पटना, दानापुर और मुजफ्फरपुर में है। वहीं वस्त्र उद्योग की बात करें तो सिल्क भागलपुर का भागलपुरिया सिल्क, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, नवादा, भभुआ में बनारसी साड़ी मिलता है। ऊनी उद्योग मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना में कंबल का निर्माण होता है। वहीं सूती वस्त्र उद्योग डुमराव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, ओरमांझी और भागलपुर में होता है। कालीन उद्योग औरंगाबाद के ओबरा एवं दाऊद नगर में इसकी विकसित है। अब है खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग कौन कौन है, तो सीमेंट उद्योग बिहार में चलता है। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में के पास डालमिया नगर में एवं रोहतास कैमूर में यह उद्योग रुग्ना अवस्था में, रुग्ना मतलब रोते हुए अवस्था में है, यानी ये भी खत्म होने वाला है। रासायनिक उद्योग बरौनी में ये विकसित है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के नाम से खाद की कंपनी है जो उद्योगों का नाम है। वहीं है कांच उद्योग पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर में ये मौजूद है। आगे है वन आधारित उद्योग, तो लकड़ी काटने के कारखाने कहाँ कहाँ है, नरकटियागंज, जोगबनी, बैरगिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, कटिहार। और प्लाईवुड कारखाना कहाँ कहाँ है, हाजीपुर, बेतिया, पटना, मोकामा,
ठीक है, मूल रूप से है कागज कारखाना समस्तीपुर, डालमिया नगर, बरौनी, पटना। लाह कारखाने नवादा, गया, बांका, मुंगेर, पूर्णिया जिला में स्थित है। अब पर्यटन के लिए अगर देखें तो सांस्कृतिक विरासत यहाँ है, जैसे गया में बौद्ध धर्म का, वहीं अगर देखें पावापुरी में, तो पावापुरी में किसका है? जैन धर्म का। तो धार्मिक स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है बिहार में, बहुत जगह पे नदियां हैं, पहाड़ हैं, तो इस सारे चीज़ों को कह सकते हैं कि हमारा बिहार पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख उद्योग है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल पाटलिपुत्र, राजगीर, गया, बोधगया, वैशाली, सोनपुर, नालंदा, पावापुरी, पटना साहिब, वाल्मीकि नगर, देव, सासाराम, मंदार हिल, मुंडेश्वरी, मनेर, बिहार शरीफ, जगदीशपुर, डुमराव और बक्सर, ये सभी जगह पे कुछ न कुछ प्रसिद्ध हैं, आप जाके देख सकते हैं। रज्जू मार्ग राजगीर में जापान सरकार की सहायता से गृहकूट पर्वत पर, यह आपसे पूछा जा सकता है किस पर्वत पे रज्जू मार्ग है? गृहकूट पर्वत पे बौद्ध शांति स्तूप तक जाने के लिए रज्जू मार्ग बनाया गया है। अब अन्य उद्योग, तो बरौनी में तेल शोधन शाला है, चंडी में जैविक खाद्य उद्योग है, और मुंगेर बंदूक निर्माण का मुंगेर में फैक्ट्री है, पटना सॉफ्टवेयर तकनीक उद्योग लगाया गया है, पूर्णिया कीटनाशक उद्योग है, दरियापुर छपरा रेल चक्का निर्माण होता है, और बेतिया प्लास्टिक उद्योग है। ठीक है, तो उसके बाद मोकामा रेलवे बैगन का मतलब होता है उसका डब्बा। ठीक है, तो रेलवे बैगन एवं इंजीनियरिंग वर्कस उद्योग है। कहलगाम, बरौनी, काटी में ताप विद्युत उत्पादन है। हरनौत में रेल कोच फैक्ट्री है। जमालपुर में डीजल इंजन वर्कशॉप है। राजगीर में आयुध कारखाना है। तो ये सब बिहार के प्रमुख कारखाने हैं। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण तो कच्चे माल की कमी, संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, पूंजी की कमी, साहस की कमी, निवेश की कमी, सरकार की नीतियां भी इसके लिए कुछ न कुछ हद तक जिम्मेवार है। अब है बियाडा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं बियाडा के कार्य। तो इसका कार्य क्या क्या है? औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है। 2006-07 में 15 इकाइयों को जमीन दी गई थी। 2010-11 में 627 इकाइयों को जमीन आवंटन हुआ। बियाडा द्वारा नई इकाइयों को 24 घंटे में आवंटन की व्यवस्था आरंभ की गई है। हाजीपुर में राज्य का पहला फूड पार्क विकसित किया गया है। फूड पार्क में क्या होता है? सब्जियों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, भागलपुर एवं बेगूसराय में हस्तकरघा का पार्क का निर्माण किया गया है। और फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिब्बों का, कंटेनर मतलब मालगाड़ी का डिब्बा तैयार किया जाता है। आगे बिहार में परिवहन, सड़क मार्ग। आज़ादी के समय सड़क मार्ग की कुल लंबाई मात्र 2104 किलोमीटर थी। वर्तमान में यह 81,680 किलोमीटर, ये उस वक्त किताब लिखा था तब, अब तो 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास होगा, इतना ज़्यादा रोड बना है। आगे सड़कों के 5 वर्ग हैं। सर्वाधिक सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं, 77% गांव में सड़कें हैं। वहीं राष्ट्रीय उच्च पथ 4.57% है, बहुत कम है। और राज्यपथ 4.71% है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन है जो बिहार में है? 2, 28, 84, 85, 80, 82, 31, 77, ये सब जो है वो बिहार में NH है, राष्ट्रीय मार्ग है। तो NH2, NH28, NH84 ये सब है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो बनने वाला है वो है 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। ये सब के सब कहाँ बनेगा? बिहार में बनेगा। इसमें आधा बन भी गया है। रेल मार्ग, अब बिहार में रेल की स्थिति क्या है? तो प्रथम रेल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1860 ईस्वी में पटना से कोलकाता तक चलाया गया था। पटना से कोलकाता। और 1959 में मोकामा पुल निर्माण से 1959 में मोकामा में पुल निर्माण किया गया, जिससे उत्तर दक्षिण बिहार का संपर्क हो पाया। और 2001 में राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर थी। वहीं 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ किसको बना देवल गया? हाजीपुर को। तो ये आपसे पूछा जाता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। अब है जल मार्ग, बिहार की स्थिति क्या है? तो गंगा नदी से में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग 1 विकसित किया गया। वहीं महेंद्रू घाट
स्थित राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थापित किया गया और गाय घाट के निकट अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित किया गया। अब है वायुमार्ग। वायुमार्ग क्या है? तो पटना स्थित लोकमान्य जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना में कौन सा स्थित है? लोकमान्य जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। इसके अतिरिक्त बोधगया, मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा में हवाई अड्डा बनाया गया है। उसके अलावा बिहटा में वायुसेना का हवाई अड्डा है। अब बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण की बात कर लेते हैं कि बिहार की जनसंख्या का क्या हाल है। तो बिहार में 3000 वर्ष पूर्व मानव बसाव का प्रमाण उपलब्ध है। मतलब बिहार में आज से करीब करीब 5500 वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। मगध साम्राज्य 80,000 से अधिक से गांव में थे, से भी अधिक गांव थे और 2001 में आंकड़ों में कुल 8 करोड़ 29 लाख की जनसंख्या थी। 2011 में ये 10 करोड़ पहुंच गया है, याद रखें। यह जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8% है। जनसंख्या आंकड़ों में बिहार का तीसरा एवं घनत्व के हिसाब से प्रथम है। मतलब सबसे कम जमीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में रहता है। 1991 से 2001 के दशकीय वृद्धि में 28% वृद्धि हुआ है। 10 साल में 28% के स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, यानी हर एक 5 साल में दुगना हो जाते हैं, 100% बढ़ जाते हैं। कुल आबादी हमारी 89% गाँव में रहती है, 89%, मात्र 11% शहरों में रहती है। आगे लिंगानुपात की बात करें तो 909 महिलाओं पे 1000 पुरुष है, या कह सकते हैं 1000 पुरुष पे 919 महिलाएं हैं, यानी उतना कम है। अब तो ये आंकड़ा 800 के आसपास पहुंच गया है। 2005 में जन्म दर 30% थी, 30.4 थी और 2001 में जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना? 881 आदमी रहता है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अपना पटना है। कौन है? पटना है। ठीक है, आगे अब पटना नगर में अधिक जनसंख्या का कारण है कि सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। तो क्यों है पटना अधिक जनसंख्या वाला? तो इसके पीछे है कि एक तो ये बिहार की राजधानी है, दूसरा है कि इसका नगर सबसे पहले बना है, तीसरा है कि इसका विकास ज़्यादा हुआ है, चौथा है कि इस यहाँ प्रशासनिक केंद्र है, सारा चीज़ का ऑफिस यहीं है, पर्यटन केंद्र है एवं वाणिज्य केंद्र है और औद्योगिक विकास भी यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। इसलिए पटना नगर में, मतलब पटना शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। आगे बिहार की जनसंख्या, तो उच्च आबादी वाले ज़िले हैं कौन? सबसे ज़्यादा है पटना में, दूसरे नंबर पे गया, तीसरे पे मुजफ्फरपुर। बाकी नीचे है पूर्णिया, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। राज्य की लगभग 53% जनसंख्या इतने ही जिलों में रहती है। ठीक है, मध्यम आबादी वाला जिला कौन है? सुपौल, नवादा, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, रोहतास, मुंगेर, खगड़िया, कैमूर, किशनगंज, जमुई, बक्सर, सहरसा, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा, बांका। राज्य का 45.84% जनसंख्या यहाँ रहती है। और सबसे कम आबादी वाला तो शिवहर सबसे कम आबादी वाला है, शेखपुरा, लखीसराय, यहाँ पे मात्र 1% से भी कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, 0.60% रहती है जनसंख्या। ठीक है, सबसे कम शिवहर में रहती है जनसंख्या। ठीक है, अब है बिहार में जन घनत्व, अत्यधिक घनत्व वाले जिले कौन है? पटना, दरभंगा, बेगूसराय, सिवान, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण। 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है यहाँ, 1 किलोमीटर में 1200 रहता है। वहीं उच्च घनत्व वाला कौन है? ठीक, अत्यधिक घनत्व वाला ये है, ये सब उच्च घनत्व वाला मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा। यहाँ 1000 से 1200 आदमी रहता है 1 किलोमीटर में। वहीं मध्यम वाला कौन है? पूर्वी चंपारण, तो कम घनत्व वाला कौन कौन है? कटिहार, नवादा, पूर्णिया, अररिया, शेखपुरा, सुपौल, शेष और भी जिले, वहाँ मात्र 600 से 800 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहता है। और अत्यंत कम वाला पश्चिमी चंपारण, बांका, कैमूर और जमुई, यहाँ पे मात्र 600 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहता है। अब बिहार के नगर कौन कौन से हैं? तो प्राचीन नगर हैं पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, बोधगया
उदवंतीपुर और सीतामढ़ी। मध्यकालीन नगर कौन है? तो वो है सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान। और आधुनिक नगर कौन है? बरौनी, हाजीपुर, दानापुर, डालमिया नगर, मुंगेर, जमालपुर और कटिहार। अब बात कर लेते हैं विशेषताएं। नगरीय आबादी राज्य में 2001 में 10% थी, 10.5%, तो मान सकते हैं लगभग 11%। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला 19 नगर था उस वक्त 2001 में, एवं 10 लाख से अधिक वाला एक नगर है मात्र, वो है पटना। ठीक है, कुल नगरीय बस्तियां 131 है, मतलब कुल शहरों की संख्या बिहार में 131 है अगर नगरीय बस्ती। हाँ, अगर नगर निगम जहाँ चलता है, परंतु ये वाला चीज़ 27 को 30 को डायरेक्टे बढ़ गया है कल या परसों, तो ये लगभग मतलब तुम्हारा 150 से पार चल जाएगा। ठीक है, तो लगभग 200 मान के चलना कि लगभग 200 नगरीय बस्तियां हैं, मतलब 200 नगर निगम चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम पटना है। और वहीं अभिजातीय बिहार में एकमात्र नियोजन नगर टाटा नगर था। कौन था? टाटा नगर। अब है बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, ठीक, पटना। बिहार में अति जल दोहन से क्या बढ़ गया है? आर्सेनिक। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। बिहार का रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। इससे ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें, इसका प्रैक्टिस करें और जाकर क्या करें, इसका आप क्वेश्चन आंसर करें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले पार्ट में, रिवीजन नोट्स 10th क्लास।